हमारे बीच में हैं। आज 126वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी संगठन के लोग, चाहे बैंक हो, चाहे अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो या कस्टम हो, और उसी के संदर्भ में हम एक ऐसे पंडाल के अंदर बैठे हैं जो बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपने ड्यूटी के टाइम में भी आप सरकारी सर्विस करते हुए भी बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बड़ा अच्छा योगदान दिया है। ऐसी सक्सेस से हम बात करने जा रहे हैं। सर, बाबा साहब के जीवन परिचय की कुछ लक्षण आप बताएं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो दलित समाज में पैदा हुए थे जी। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा लेकर के जो उन्होंने जो समाज को बनाने का काम किया, वो खाली दलित समाज के लिए नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वो भारत में आए शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, तो उन्होंने जो जातियाँ थी छोटी छोटी, उन जातियों को जोड़ने का उन्होंने काम किया। इसलिए जो उनकी जो सबसे पॉपुलर जो किताब हुई थी, उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। तो वो जो किताब हुई और वो उनका गूगल पे देखो, जो एक निबंध था, सॉरी यूट्यूब देखते हो, किताब बनाई गई थी। और उन्होंने खाली किताब कल देखना कर, उसके ऊपर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। आते आते 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पूरा ऑफ इंडिया प्रोग्राम बनाया, मिलेगा। क्योंकि पहले छोटी छोटी जातियाँ थी, जो छितरी हुई जातियाँ थी, जिनको करना है ना किसी कारण के हाथ का कोई छुआ पानी बिजी हम लोग, तो परसों जातियों को उन्होंने पिद्दी जातियों को इकट्ठा करके एक मतलब बड़ा एक संघ बनाया, जो अनुसूचित जाति के नाम से आज जाना जाता है, और जिसको 1919 में ही मतलब उनको रिजर्वेशन रखा गया था। 1935 में उनके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला और 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मंच से उन्होंने इनके लिए रिप्रेजेंटेशन की, जो नौकरियों में रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन की मांग नहीं करी थी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की मांग करी थी, प्रतिनिधित्व की बात करी थी कि जिसकी संख्या जितनी है उनको उसके हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये हमने जो किताब जो लिखी है, आरक्षण नहीं भागीदारी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था। आरक्षण नहीं, भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। तो हिस्सेदारी के ऊपर ये किताब हम लोगों ने पहली किताब प्रकाशित की, और इसमें ये लिखा हुआ है कि आज जो आरक्षण की बात चल रही है कि सभी जातियों को आरक्षण चाहिए, जिसमें से आपने सुना होगा कि जाटों का मूवमेंट चल रहा है हरियाणा में, वो चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश में कापू जाति का आरक्षण चल रहा है, कापू जो पिछड़ी जाति हैं, तो उनके लिए आरक्षण नहीं मिला है, वो अपना आरक्षण मांग रहे हैं। बड़ी संख्या में उनकी तादाद है, 14% के करीब आंध्र प्रदेश के अंदर। इसी तरह से जो पाटीदार कम्युनिटी है, जिसको पटेल बोलते हैं गुजरात के अंदर, उनकी भी 14% के आसपास जनसंख्या है गुजरात के अंदर, वो भी अपना मतलब प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं कि हमें भी अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी तरह से मराठा जो है, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज, उसके वंशज हैं मराठा लोग, वो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए पढ़ाने के लिए लंदन भेजा था। उनका नाम छत्रपति साहू जी महाराज, और छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को वो इस देश के अंदर पहली बार आरक्षण अपने स्टेट कोल्हापुर में जारी किया, और वो पहला अध्यादेश था भारत का जिसमें आरक्षण का इतिहास शुरू होता है। हालांकि इससे पहले और भी आरक्षण थे, तमिलनाडु में आरक्षण था, मैसूर में आरक्षण था। उस समय ब्राह्मणों को भी तमिलनाडु के अंदर, जिसको मद्रास बोलते थे, उस समय 20% ब्राह्मणों को भी रिजर्वेशन मिला करता था। लेकिन जो दलित जाति थी उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, और जो जिनके लिए ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी का मात्र 2% आरक्षण था मद्रास स्टेट के अंदर। लेकिन पहली बार वहाँ पेरियार रामास्वामी नायकर ने संघर्ष किया। उसी के तर्ज पर जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने सारे मूवमेंट्स को इकट्ठा करके एक संविधान में उसका प्रावधान किया। टिप्पण भी आगरा के अंदर मैंने इसे पढ़ा है, बाबा साहब ने बड़े ही निराश होकर ये कहा था, हे मेरे समाज के लोगों, कि जो जिस कारवा को मैं बड़े ही दुख और दर्द के साथ यहाँ लाया हूँ, इस कारवा को अगर आगे ना बढ़ा सको तो इसे पीछे भी नहीं हटने देना। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मनोज जी। बाबा साहब अम्बेडकर को ये आशंका थी कि मैं जो ये जातियों का एक वो बना रहा हूँ, संघ बना रहा हूँ, समूह बना रहा हूँ, उस समूह का जो नाम उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पहले रखा था,
उसके बाद में वो उसको और आगे बढ़ा करके एक मतलब बहुजन समाज बनाना चाहते थे, जो अपने जीवन में वो नहीं कर पाए। जब 1956 में उनका निधन हो गया, उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले संविधान के अंदर अनुच्छेद 340 जोड़ा। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत एक काका कालेलकर आयोग 1953 में बना और उसका यही मकसद था, जो दलित जातियों के अलावा जो दूसरी पिछड़ी जातियाँ रह गई हैं, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, वो भी उस संघ के अंदर शामिल हों। और उसका नाम जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात करने वाले थे, उसके आधार पे काशीराम जी जब आए तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को, इस संघ को आगे रखा। तो इसलिए ये जो बहुजन समाज का नाम जो आज आप सुन रहे हैं, ये खाली काशीराम जी का अपनी दिमाग की उपज नहीं है, ये दिमाग की उपज तो बुद्ध की थी। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले देश के अंदर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करी और फिर महात्मा बुद्ध की बात को बार बार मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मतलब मिशन में उसको रखा। अंत में आपने देखा होगा कि जब विरोध भारत पत्रिका निकाली तो उस समय 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया, बुद्धम शरणम गच्छामि हुई। तो बुद्धम शरणम गच्छामि कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, वो एक संघ बनाने का आरक्षण है, वो आंदोलन है कि इस तरह से जो जातियाँ हैं, जातियों का एक संघ बना करके एक इनको कमज़ोर जातियों को मजबूत कैसे बनाया जाए, हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास। ये काशीराम जी का मिशन था, यही मिशन बाबा साहब अम्बेडकर का था। इसलिए उस समय नारा लगाया करते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। तो काशीराम साहब ने जो मिशन पूरा किया वो बाबा साहब का मिशन पूरा किया और उन्होंने 1984 से वाम से बना करके इस बहुजन समाज की जातियों को जोड़ना शुरू किया और 1990 में उनके लिए आरक्षण दिलवा दिया जो पिछड़ी जाति है। ये काशीराम जी का था और काशीराम जी का तो एक काम था, लेकिन जो सोच थी वो बाबा साहब डॉक्टर। सर, अंतिम क्षणों के अंदर बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अभी तक जो परेशान करा है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही और जो सर्विस करते हैं उन लोगों ने परेशान किया। तो सर, उनके सामने वो ऐसी क्या परेशानी थी, क्यों बड़े पढ़े लिखों को उन्होंने ललकारा था? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले पढ़ लिख करके जब आए थे तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं अकेला जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो पढ़ लिख करके मैं बैरिस्टर बनाऊँ, तो अकेले डॉक्टर अम्बेडकर से पूरी संसद, पूरे देश के बड़े बड़े नेता, मनुवादी नेता डरते हैं। और अगर इसी डॉक्टर अम्बेडकर की तरह से जिस दिन एक देश के अंदर 10 बैरिस्टर हो जाएंगे और 20 डॉक्टर हो जाएंगे, 30 इंजीनियर हो जाएंगे, उस दिन इस समाज के ऊपर कोई उंगली उठा के नहीं दे सकता। अत्याचार करने की तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए दूसरे लोगों के लिए करीब 25 लोगों के लिए विदेश में भेजा और पढ़ने लिखने के बाद वो लोग आए इस भारत के अंदर। उसमें तो कुछ लोग एम्बेसडर बन गए, कुछ IAS बन गए, कुछ नेता बन गए और वो अपना पेट भरने में लगे रहे। उन्होंने समाज के लिए, जिन समाज के लिए वो चाहत थी कि ये पढ़ने लिखने के बाद में समाज का काम करेंगे, उस समाज का काम उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को जो आशंका थी कि ये पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, वो पूरी तरह से सही साबित हुआ। तो उन्होंने ये बात जो बोली थी कि इस समाज के अंदर जब 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर हो जाएंगे, ये नागपुर में बोली थी। उसके बाद जब लास्ट में आगरा में जब आए 1956 में, तो वो रोने लगे। तब उन्होंने बोला कि इन पढ़े लिखे समाज ने हमें धोखा दिया है, जिनकी वजह से मेरा कारवां जो पीछे जा रहा है वो आगे बढ़ेगा। सर, ये जो युवा है ये बाबा साहब के मूवमेंट को नहीं समझ पा रहे, तो इनको समझाने के लिए हमें ऐसे कौन सी रणनीति अपनानी पड़ेगी जिससे युवा वर्ग बाबा साहब के नाम को आगे लेके जाए? सब लिखा हुआ था। देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, वो एक बाबा साहब अम्बेडकर को लोग एक मूर्ति के रूप में देखते हैं, एक फ़ोटो के रूप में देखते हैं, लेकिन जो उसका विचार है वो मैं समझता हूँ 10% लोगों के अंदर भी उनका विचार नहीं बैठा। और जो पूजा जो होती है वो विचार की पूजा होनी चाहिए, व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल नेता लोग क्या करते हैं कि अपनी पूजा जो है जीते जी अपनी पूजा करवाते हैं, लेकिन मरने के बाद में फिर जो है उनकी मूर्ति की पूजा होती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा कभी मत करना। बुद्ध ने भी यही कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा कभी मत करना। लेकिन उनके अनुयायियों ने वही काम किया जो बाबा साहब नहीं चाहते थे, वो बुद्ध नहीं चाहते थे, वही उनके अनुयायियों ने उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी। आज भी 14 अप्रैल का दिन है। आज ज़्यादातर लोग जो है मूर्ति पूजा के लिए पार्लियामेंट में जा रहे हैं, लेकिन जो उनके विचार हैं, जो हम लोगों ने बहुजन संदेश नामक पुस्तक में दिए हैं, तो हमने बोला है कि ये 20 रुपये का जो लड्डू हमने बनाया है, इस लड्डू को जो भी खाएगा उसका दिमाग जो है तंदुरुस्त हो जाएगा
और वो अपने समाज के युवा लोगों को जोड़ सकता है। सर वो लड्डू क्या है जो आपने अभी लड्डू की बात करी कि एक लड्डू ऐसा दिया है कि उससे सभी लोगों का दिमाग शुद्ध हो जाएगा? जी वो लड्डू विचारधारा का लड्डू है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, जो पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा है, जो छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा है, जो नारायण गुरु की विचारधारा है, जो बिरसा मुंडा की विचारधारा है, जो क्या नाम है दीनबंधु सर छोटू राम की विचारधारा है, जो मंडल की विचारधारा है बीबी मंडल की, काशीराम जी की विचारधारा है, मदर टेरेसा की विचारधारा है और APJ अब्दुल कलाम साहब की जो विचारधारा है। ये जो विचारधारा है ये मानवता की विचारधारा है। इसलिए आपने देखा होगा एक छोटी सी पुस्तक में हमने बीच में बाबा साहब का फोटो बनाया हुआ है। तो बाबा साहब जो है एक सेंटर पॉइंट है इसका। ये इनके सारे विचारों की जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, जो मतलब शीर्ष स्तर पर हैं, उन सब का संकलन उनके विचारों का इस पुस्तक के अंदर किया गया है। तो ये जो लड्डू है ये बूंदी का लड्डू होता है, उसमें बहुत सारी बूंदी होती है, एक लड्डू बनता है। इसी तरह से ये बूंदियाँ हैं इतने विचारों की, उसको एक इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया गया है। और इस लड्डू को जो खाएगा वो मैं समझता हूँ उसका विचार इतना तंदुरुस्त हो जाएगा, वो इस देश के युवाओं को भी मतलब तैयार कर सकता है और युवाओं को तैयार करके वो बहुजन समाज को तैयार कर सकता है। और जो बहुजन समाज की जनसंख्या है इस देश के अंदर 100 में से 85% है और 100 में से 85% जनसंख्या ही नहीं है। ये वोट के समय में वोट भी बनता है और लोकतंत्र के अंतर्गत ये है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये बहुजन समाज जिस दिन चेत गया जाग गया तो फिर बहुजन समाज के अलावा इस देश के ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता। इसलिए काशीराम जी ने अपने समय में कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। तो हमारे जो नेता हैं उनके लिए बहुजन समाज जिन्होंने दिया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो तो जो अपना आदि शंकराचार्य हैं उनके जो नेता हैं उनकी बात करने लगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन जो RSS के लोग हैं उनका जो BJP जो उनकी राजनीतिक पार्टी है उन्होंने अपना नेता बहुजन समाज की एक जाति का बना दिया। और बहुजन समाज की जब जाति का नेता बनाया तो बहुजन समाज के लोग जो कि जातिवादी ये देश है वो अपने जाति का समझ करके उन्होंने मोदी को वोट दे दिया और मोदी की पार्टी सत्ता में आ गई। और जो बहुजन समाज था वो टूट गया और बिखरने के कारण आज उत्तर प्रदेश के अंदर उन लोगों का जो मुलायम सिंह की पार्टी है, जो मायावती जी की पार्टी है, उन दोनों को मिलाकर के 44% वोट है। और उनका जो मिलाकर के जो अकेली पार्टी भाजपा है उसका 39.7% वोट मिला है। इसको हमने इस किताब में संकलित किया है। अगर ये दोनों मिल जाते बहुजन समाज के लोग तो 44% वोट होता और उनके लिए कितनी सीटें मिलती? 350 सीटें मिलती। इसी तरह से दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। तो उनका मिशन ये है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हे ब्राह्मणों सचेत हो जाओ और इस समाज के ऊपर अत्याचार बंद कर दो, नहीं तो ये शूद्र जिस दिन इकट्ठे हो गए तो तुम्हें अपनी एक फूंक से उड़ा देंगे। और आज RSS का मिशन है कि इन शूद्रों को इकट्ठे नहीं होने देना है, उनका ये मिशन है। और काशीराम जी का मिशन था कि इस समाज को हमें हर हालत में इकट्ठे करना है। तो ये संकल्प आज मतलब किसी पार्टी ने नहीं लिया, बल्कि हमने 40 संगठनों का एक हमारा समूह है, उसका नाम हमने बहुजन एकता संघ रखा है। उसने ये संकल्प लिया है कि हम पहले जो समाज है काशीराम की तरह से उनको जोड़ेंगे और इस देश के अंदर फिर से जो बहुजन मूवमेंट को इकट्ठा करेंगे और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको विवश करेंगे तो वो इकट्ठी हों और इस देश की सत्ता अपने हाथ में। धन्यवाद।